11 नवंबर जिस दिन गुरु वक्री होंगे और गुरु के वक्री होते ही आसमान में तीन तीन ग्रह वक्री चाल से चलेंगे, जिसमें शनिदेव तो वक्री हैं ही। 10 तारीख को बुध भी वक्री हो जाएंगे और 11 नवंबर को गुरुदेव भी वक्री हो जाएंगे। तो तीन तीन ग्रहों के वक्री होने के बारे में जो हमारे मनीषियों ने बताया है कि राजाओं में उग्रता और युद्ध की परिस्थितियों का निर्माण, देशों में युद्ध, ये सब कुछ होता है जब तीन तीन ग्रह वक्री होकर के अपनी रश्मियों से इस चराचर जगत को प्रभावित करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आपके बीच लेके आ रहा हूँ तीन ग्रहों के वक्री होने का क्या फल मिलेगा। जो जल तत्व की राशियां अभी एक्टिवेट हो गई हैं, क्योंकि ये तीनों ग्रह जो वक्री हो रहे हैं जल तत्व राशियों में हो रहे हैं, तो ये भी एक विशेष बात है। और तीसरी विशेष बात कि राहु अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं 23 नवंबर को, और वो जा रहे हैं शतभिषा अपने खुद के नक्षत्र में। वो भी एक बहुत बड़ी घटना है, महत्वपूर्ण घटना है, और 18 वर्षों में एक बार आती है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। छोटा वीडियो रहेगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, तो अंत तक इससे जुड़े रहिएगा। महत्वपूर्ण बातें आपको इसमें मिलेंगी। दोस्तों, जैसा मैंने बताया, तीन तीन ग्रह वक्री होने पे राजाओं में युद्ध की परिस्थितियों का निर्माण होता है। और अब ये तीनों ग्रह जो है, पहला तो गुरु कर्क राशि जल तत्व राशि में वक्री हो रहे हैं। शनि ऑलरेडी वक्री हैं मीन राशि में, वो भी जल तत्व राशि है। और बुध जो है वो मंगल के साथ वृश्चिक राशि में वक्री हो रहे हैं। और मंगल के साथ बताने का विशेष मतलब ये है कि मंगल जो है वो फाइटर हैं, योद्धा हैं, ग्रहों के सेनापति हैं, और मंगल की राशि में ही है बुध और मंगल के साथ भी हैं बुध। तो बुध जो है वो नपुंसक ग्रह हैं, जिसके साथ रहते हैं उसके समान प्रभाव देते हैं। तो मंगल का पूर्ण प्रभाव लिए हुए बुध रहेंगे। अब इसका ये परिणाम होगा दोस्तों 11 नवंबर से, जो आप देखेंगे कि पहली बात, युद्ध की परिस्थितियों का निर्माण होगा विभिन्न देशों के बीच। और ये युद्ध जमीनी स्तर पे भी हो सकता है, लेकिन चूंकि बुध भी इन्वॉल्व हैं, और बुध जो है वो इकोनॉमी को भी प्रभावित करते हैं, गुरु इकोनॉमी को भी प्रभावित करते हैं। और इसके अलावा बुध जो है वो कंप्यूटर से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित ग्रह हैं। तो इन दो स्तरों पे विशेष रूप से युद्ध होगा, क्योंकि आज के ज़माने में युद्ध का मतलब इकोनॉमी के स्तर पे युद्ध ज़्यादा हो गया है। जैसा कि अगर हम देखें तो अभी अमेरिका ने भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ रखा है एक तरह से। पहले टैरिफ बढ़ा दिया, उसके बाद H1B वीज़ा की फ़ीस बढ़ा दी, अभी फिर उन्होंने एक एक्शन लिया है। तो ये एक के बाद एक भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ने का काम, ऐसा काम कर रहे हैं कि लोग, भारत के जो लोग हैं, भारत के जो लोग विदेशों में, अमेरिका में काम कर रहे हैं, उनके जॉब्स चले जाएं। वो लोग जो डॉलर भेजते हैं भारत में, जिससे भारत की इकोनॉमी बैलेंस होती है, रुपी डॉलर का जो रेशियो है वो बैलेंस होता है, वो डिस्टर्ब हो, वो टूटे और भारत आर्थिक रूप से पिछड़ता जाए। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये और भी ज़्यादा आने वाले समय में विश्व के स्तर पर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत और अमेरिका के स्तर पर, भारत और अमेरिका के स्तर पर भी गहरा सकती हैं, और वैश्विक स्तर पे अन्य देशों के साथ भी ये परिस्थितियां बन सकती हैं कि इकोनॉमी के स्तर पे, इकोनॉमी के मामले में वारफेयर शुरू हो जाए। दूसरा वारफेयर शुरू हो सकता है हैकर्स के द्वारा, आपके सिस्टम को हैक कर लिया जाए, क्योंकि बुध इन्वॉल्व है। तो बुध जो है वो आपके, चूँकि अब सब कुछ कंप्यूटर के स्तर पर होता है, तो आपके कंप्यूटर सिस्टम को ही अगर कोई हैक कर ले, अपने हिसाब से चलाने लगे, या
उसको पैरालाइज कर दे तो भी देश की अर्थव्यवस्था पे, देश के स्तर पे हम लोग बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। जैसा कि अभी दिल्ली एयरपोर्ट में कल की खबर थी कि सैकड़ों फ्लाइट्स लेट हुई सिस्टम फेलियर के कारण। अन्य कई हवाई अड्डों पे भी इस तरह की परिस्थितियां बनी। तो ये परिस्थितियां और भी गहरा सकती हैं। साथ ही आकाशीय स्तर पे भी, सैटेलाइट के स्तर पे भी प्रभावित किया जा सकता है, या सैटेलाइट्स में भी परेशानियां इस समय पर आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि शनि जो है वो वायु तत्व वाले ग्रह हैं और राहु शतभिषा नक्षत्र में आ रहे हैं। राहु भी शतभिषा नक्षत्र में आके आकाशीय स्तर पे, पहले भी जब राहु शतभिषा नक्षत्र में आए हैं तो स्पेस के मामले में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं। तो इन फ्रंट्स पे आपको दिखाई देगा वारफेयर। इसके अलावा ग्राउंड लेवल पर भी वारफेयर हो सकता है, क्योंकि मंगल भी इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। मंगल अगर इन्वॉल्व नहीं होते तो हम बोलते कि नहीं भाई ग्राउंड पे वारफेयर नहीं होगा, क्योंकि देश काल परिस्थिति के हिसाब से अभी वैसा नहीं दिख रहा। लेकिन चूंकि मंगल भी इन्वॉल्व है एक त्रिकोण में, और मंगल जो है वो फिजिकल वारफेयर की तरफ भी लेके जा सकते हैं, या छुप के हमला करना, इस तरह की परिस्थितियां किन्हीं देशों में हो जाए उससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। तो ये सभी कुछ हमको दिखाई देगा। अब ये किस तरफ दिखाई देगा? तो चूंकि जो जल तत्व की राशियां होती हैं वो उत्तर दिशा की स्वामी राशियां मानी जाती हैं। तो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के जो कंट्रीज़ हैं उसमें ये परेशानियां ज़्यादा पाई जाएंगी। चूँकि जल तत्व एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि जल तत्व में एक में गुरु बैठ गए, एक में शनि बैठ गए, एक में मंगल बुध बैठ गए, तो आसमानी तूफान, आसमानी जो ओले गिरना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगी। इसके अलावा सुनामी वगैरह आ सकती है, वॉल्केनिक इरप्शन हो सकते हैं, कोस्टल रीजन्स में समुद्रिक सीमाओं के कारण विवाद हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं। जैसे चाइना ताइवान में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, जापान नॉर्थ कोरिया में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, और भी कंट्रीज़ हैं जिनमें कोस्टल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें ये कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गई बात 3 ग्रहों के वक्री होने की। और 3 ग्रहों के वक्री होने की वजह से और जल तत्व के एक्टिवेट होने की वजह से हमको विशेष रूप से सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जल तत्व जो है हमारी भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है। तो ये समय जो है हमारी भावनाओं का प्रवाह बढ़ेगा इस समय देश में, दुनिया में। तो लोग सड़कों वगैरह पे भी निकल सकते हैं इस समय पर, भावनात्मक मुद्दे उछल सकते हैं इस समय पर, और धार्मिक मुद्दे भी उछल सकते हैं इस समय पर, क्योंकि गुरु शनि ये बिलीफ सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो धार्मिक आधार पे आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं इस समय पर। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा जो शतभिषा में राहु आ रहे हैं 23 नवंबर से, ये भी बड़ा परिवर्तन है दोस्तों। इसके पहले 1988 में सितंबर में राहु आए थे। 6-7-8 महीने के लिए रहते हैं राहु एक नक्षत्र में, 6 महीने बोल लीजिए, क्योंकि 18 महीने का उनका पूरा पीरियड रहता है। तो 6-7 महीने का उनका, चूँकि 9 चरण में 18 महीने, तो एक चरण में 2 महीने, तो इस तरह से 4 चरण में 8 महीने, यानी कि शतभिषा में 8 महीने गुरु रहेंगे। अभी जैसा कि 23 नवंबर को आ रहे हैं तो वो 3-4 अगस्त तक रहने वाले हैं, 2026 तक। लंबा ट्रांजिट है दोस्तों। और जब 88 में आए थे तो 88-89 में अगर हम इतिहास को पलट कर देखें तो हमको दिखाई देगा कि उस समय इलेक्शन की परिस्थितियां बनी, सत्ता परिवर्तन हुआ, राजीव गांधी हटे,
वीपी सिंह आ गए तो ये परिस्थितियां बदली थी 1989 में। स्पेस के मामले में भी बहुत सारी गतिविधियां हुई, अच्छी गतिविधियां हुई थी उस समय पर। इसके बाद 2007 में राहु शतभिषा नक्षत्र में थे और 2007 में इकोनॉमी के स्तर पे स्लो डाउन वगैरह हमको देखने को मिला था 2007-8 में। तो बड़ी घटनाओं को ये शतभिषा नक्षत्र में राहु का आना जन्म देता है। अब देश काल परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो इकोनॉमी के स्तर पे ये हमको लगता है कि 7-8 महीने का राहु का ये जो संचरण है शतभिषा में, ये इकोनॉमी के मामले में स्लो डाउन जरूर लेके दुनिया के स्तर पर आ सकता है, क्योंकि एक दूसरे की कमर तोड़ स्पर्धा में देश अभी लगे हुए हैं। और देश किससे बनता है? समाज से बनता है। समाज किससे बनता है? हमारे आपके जैसे लोगों से बनता है। हम सभी लोग एक दूसरे को तोड़ने में लगे हुए हैं। आज के समय में मैं कभी सोचता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, बुराई नहीं करनी चाहिए लेकिन फिर भी आग्रह तो मैं कर ही सकता हूँ कि आज के समय में हमारा मुख्य उद्देश्य ये हो गया है कि हम दूसरे को कैसे नीचा दिखाएं। नीचा दिखाएं मतलब हम ये शो करना चाहते हैं कि हम तुमसे बेहतर हैं, हमारा लाइफस्टाइल हम आपसे बेहतर है, हमारे रिलेशंस आपसे बेहतर हैं, हम जिस समाज में उठते बैठते हैं वो आपसे बेहतर है, हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो आपसे बेहतर। ये एक कोर फीलिंग लोगों के बीच में महसूस करता हूँ आज के ज़माने में। तो अगर हम एक दूसरे को, यही हमारी सोच ही रहेगी कि हम दूसरे से बेहतर अपने आप को दिखाना चाहेंगे, बेहतर हो या ना हो। तो पहले लोग बेहतर अपने आप को दिखाना चाहते थे पुराने ज़माने में। आज से 20 साल पहले अगर आप जाएं तो लोग अपनी क्वालिटीज़ के बेस पे लोगों से, एक दूसरे से अपने आप को बेहतर दिखाना चाहते थे कि फला व्यक्ति एक बेहतर प्लेयर है, एक बेहतर राइटर है, एक बेहतर उसमें कुछ क्वालिटीज़ हैं। क्वालिटी के स्तर पर बेहतरी, अपनी सुप्रीमेसी स्थापित लोग करते थे, बोलते नहीं थे, उनका काम बोलता था। लेकिन आज के समय में लोग ट्रिवियल थिंग्स जिसको हम बोलते हैं, बेकार की बातें, फालतू की चीज़ें, उसके द्वारा सामने वाले को से अपने आप को बेहतर दिखाना चाहते हैं। तो इसीलिए समाज पतन की ओर अग्रसर हो रहा है और देश के प्रमुख भी देशों को सही दिशा में नहीं ले जा पा रहे हैं शायद। तो ये इस दिशा में हमको आपको ही सोचना होगा, क्योंकि जैसा कि हमारे पहले भी वीडियोस हैं कि अब दुनिया जो है वो बहुत लंबी बची नहीं है दोस्तों। दुनिया ख़त्म हो जाएगी ऐसा नहीं है, लेकिन जिस फॉर्म में आप दुनिया को देख रहे हैं, क्योंकि ये कंपटीशन, ये गंदी प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ती जा रही है, गंदगी इतनी बढ़ती जा रही है कि हम खुद ही अपना गेम एंड गेम की तरफ लेके जा रहे हैं। हम खुद ही चीज़ों को इतना उलझा देंगे, समाज ही इतना उलझा देगा, देश ही एक दूसरे को इतना उलझा देंगे कि एंड गेम की तरफ चला जाएगा। तो आपसे अनुरोध है कि अच्छे स्तर पे सामने वाले से प्रतिस्पर्धा करें, करना भी है तो, और अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए मेहनत करिए। अब जो मैं जिस मुद्दे पे बात कर रहा था कि इकोनॉमी के स्तर पे हमको स्लो डाउन आता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि परिस्थितियां वही हैं और ग्रहीय परिस्थितियां भी शतभिषा में राहु का आना उसी परिस्थिति की ओर इशारा कर रहा है। अब पॉलिटिकल स्तर पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, जिसकी हम कभी और विवेचना करेंगे, क्योंकि राहु राजनीति के कारक ग्रह हैं दोस्तों, और राजनीति के कारक ग्रह का राजनीति वाली राशि में ही आना, राजनीति वाले नक्षत्र में, माफ़ कीजिएगा, आना शतभिषा नक्षत्र में आना, तो राजनीति के बारे में भी बड़ी घटनाएं होंगी। इसके अलावा ज्योतिष के मामले में, क्योंकि ज्योतिष का प्रमुख नक्षत्र है, बहुत सारे ज्योतिष आपको शतभिषा नक्षत्र में जन्म लिए हुए मिल जाएंगे। तो ज्योतिष या जो पैरानॉर्मल चीज़ें हैं
इस तरह की चीज़ों के बारे में भी अगले 7-8 महीने में आपको बड़ी बड़ी घटनाएं, कोई किसी व्यक्ति की कोई प्रिडिक्शन, बहुत ही ज़बरदस्त कोई प्रिडिक्शन सही हो सकती है इस समय पे, जिससे सारी दुनिया अवाक रह जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। एस्ट्रोलॉजर्स के लिए ये समय बड़ा ही विशेष है, ये मैं कहना चाहता हूँ। जब तक शतभिषा में राहु है, यानी कि 23 नवंबर से 3 अगस्त 2026 तक का समय। तो दोस्तों, ये थी प्रमुख बातें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपना लाइक का बटन दबा दिया कीजिए, हाइप भी कर दिया कीजिए वीडियोस को, जिससे हमारे चैनल को थोड़ा प्रमोशन मिलता है। और प्रमोशन मिलता है तो हमें भी एक इंथुसियाज़म हमारा भी बढ़ता है और मेहनत करने का और अच्छे वीडियोस लेके आने का। कमेंट ज़रूर किया कीजिए, और कुछ कमेंट नहीं है तो जय माता दी का कमेंट तो हमेशा है, ओम नमः शिवाय का कमेंट तो हमेशा है। भगवान का नाम तो जितने बार आप लीजिए उतना ही आपको अच्छी फीलिंग भी आएगी और एक सकारात्मकता भी आएगी। तो अभी के लिए इतना ही। आगे हमारे राशि फल के वीडियोस भी आएंगे और न्यूमरोलॉजी पे भी मैं प्रयास करूँगा कि एक वीडियो लेके आऊँ। तो हमारे चैनल को ज़रूर आप फॉलो करते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, घंटी के निशान को भी दबाइए, टच करिए, ताकि हमारे वीडियो के लिंक तुरंत आपको मिलें और आप उनका देख सकें, आप उनको एंजॉय कर सकें। विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।